अभी हम देखेंगे कि जो हम पावर सिस्टम के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन के लिए है हम हाई वोल्टेज की यूज करते हैं, ठीक है ना। ये वाला कॉलम रखा है मैंने हाई वोल्टेज के लिए और वो रखा है मैंने एसी और डीसी के लिए। क्या है, सबसे पहले बात करें व्हाई हाई वोल्टेज इज यूज फॉर पावर सिस्टम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम हाई वोल्टेज की यूज करते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं, ठीक है ना। वाई एच की यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जो पावर लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना कम हमारा पावर लॉस होगा, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। इसके लिए हमारी पावर लॉस क्या होता है, कम हो जाता है जैसे हमारी वोल्टेज हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। 400 किलो वोल्ट, 800 किलो वोल्ट, 1200 किलो वोल्ट जब हम यूज करते हैं हमारा पावर लॉस बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। तो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये है कि जो ये जितनी वोल्टेज हमने सेंडिंग एंड पे है तो वो कितनी वोल्टेज हमारे रिसीविंग एंड पे कम होती है। मान लो जैसे हमने 240 वोल्ट बोली है बेची है वोल्टेज, तो उधर मिलेगी हमें 236 टू 35 38 के आसपास मिलेगी, मतलब इससे कम ही मिलेगी वोल्टेज। तो वो जो गैप है 2-3 वोल्ट का वो कम हो जाता है हमारा, बहुत ज्यादा कम हो जाता है जब हम ज्यादा वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, पहला क्या है पावर लॉस कम हो जाता है। तीसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर यूज करना है पावर ट्रांसमिशन के लिए जनरेटिंग स्टेशन से ग्रिड के थ्रू आगे लोड तक पहुंचाना है, वो सारा जो कंडक्टर है उसके क्या है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कैसे कम हो जाता है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला है फॉर थ्री फेज, थ्री फेज के लिए या थ्री वायर सिस्टम के लिए, थ्री वायर सिस्टम के लिए क्या है क्या आता है हमारे पास वॉल्यूम 3 p², p मतलब पावर, ये सिग्मा l², l मतलब लेंथ, तो सिग्मा आ गया वो रेसिस्टिविटी, फिर w v² cos स्क्वायर 5, ठीक है ना। v² क्या मतलब वोल्टेज के, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v², 1/v², किसके प्रोपोर्शनल है ये 1/v²। तो मतलब देखो कितना ज्यादा कंडक्टर वॉल्यूम चेंज होगा। ये था सिंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये है स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है जैसे ही हम इसकी वोल्टेज ट्रांसमिशन हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज ट्रांसमिशन बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम हो जाएगा तो इसका मतलब वेट ऑफ कंडक्टर कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। वेट ऑफ कंडक्टर कम होगा तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी ट्रांसमिशन की, कम हो जाएगी। पता है आपको एल्यूमिनियम का क्या प्राइस चल रहा है, कॉपर का क्या प्राइस चल रहा है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर जो करंट है, करंट अब जब जब हम ज्यादा पावर ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा करंट भी ज्यादा जाएगा उसमें से कंडक्टर में से, ठीक है ना। तो लेकिन जब हम वोल्टेज ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा जो करंट है वो भी हमारा करंट भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है करंट भी हमारा कम हो जाएगा, जब करंट कम हो जाएगा तो हमारे I²R लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। रेसिस्टेंस तो रहेगा, कितना ही कम कर लेंगे हम रेसिस्टेंस, I²R लॉसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि जो पावर करंट जो है ट्रांसमिशन लाइन में वो भी कम हो जाएगा जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो ये है दूसरा है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर वाला जो उसका जो डाया है, ठीक है ना, डाया के साथ में डाया के कारण जो उसका एरिया बाहर वाला जो एरिया जैसे ये वाला इसका जो है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, वो क्रॉस सेक्शन एरिया का साइज भी कम हो जाता है जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये किसके बराबर है क्रॉस सेक्शन एरिया, p² मतलब पावर टू बी ट्रांसमिटेड, तो ये सिग्मा l w v² पावर cos² 5, तो ठीक है ना। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² है, तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर भी कम हो जाता है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर कम होगा तो ओवरऑल वेट ऑफ कंडक्टर कम हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तीसरा क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वेट ऑफ कंडक्टर भी हमारा डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज इन वोल्टेज। तो दूसरा एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है पी आउटपुट डिवाइड बाय पी इनपुट, ठीक है ना। तो पी आउटपुट इतना है तो पी इनपुट कितना होता है एसी में, पी इंटू 1+3 का स्क्वायर रूट सिग्मा l j बाय v cos फाई, ठीक है ना। इस फार्मूले की भी यूज करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या होता है इंप्रूव हो जाती है, स्टेबिलिटी सिस्टम की इंप्रूव हो जाती है। छोटे मोटे जो फॉल्ट्स होते हैं उसके कारण सिस्टम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो अपने सिंक्रोनिज्म में रहता है, अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखता है वो। फिर आएगा इसमें कुछ, अब इतने सारे फायदे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कमियां भी होंगी, ठीक है ना। ये सारे क्या थे, ये एडवांटेजेस थे, ठीक है ना। अब क्या कुछ कमियां भी हैं, कमियां क्या है, जब हम हाई वोल्टेज यूज करने लग पड़ते हैं हमें इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम इंसुलेटर लगाएंगे उसकी इंसुलेटर की इंसुलेशन हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ज़्यादा चाहिए तो इंसुलेटर की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, तो हाई इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हाई इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसी ट्रांसमिशन। ये क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स है। अब क्या, जैसे हाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना भी बढ़ जाता है हमारा, ठीक है ना, कोरोना लॉस बढ़ जाता है।
रेडियो इंटरफेरेंसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। हम देखा होगा पुराने जो फ़ोन आते थे हमारे पास, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो किसी अगर बिजली की तार के पास जाते तो हमें सर सर की आवाज़ आती थी फ़ोन के अंदर, ठीक है ना। वो क्या है, रेडियो इंटरफेरेंस, इससे मतलब नॉइस इंक्रीज हो जाती है। और चौथा क्या है, स्किन इफेक्ट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट में क्या है कि जो कंडक्टर के बाहर में ही जो करंट डेंसिटी है वो बाहर बाहर रहती है, तो अंदर वाला उसका जो एरिया है वो ज़्यादा यूज नहीं हो पाता हमारा, ठीक है ना। तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसके जो किसमें आएगी जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ये प्रॉब्लम को हम कंपनसेट कर लेते हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है हमारी एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। तो और क्या है, वोल्टेज लेवल किस हिसाब से सिलेक्ट करना है। वोल्टेज लेवल हमने जैसे मान लो कुछ आपने कुछ देखा होगा, कुछ ट्रांसमिशन 11 केवी पे होती है, कुछ ट्रांसमिशन 220 केवी पे होती है, कुछ ट्रांसमिशन 400 किलो वोल्ट पे होती है, कुछ 800 किलो वोल्ट पे होती है। वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमें पावर कितनी हमने ट्रांसफर करनी है, पहला फैक्टर ये है। दूसरा हमने ये फैक्टर देखना है कि लेंथ ऑफ लाइन कितनी, कितने किलोमीटर है। जैसे 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में अगर लाइन है तो उसको हम 11 केवी यूज करेंगे, उससे ऊपर है 33 केवी यूज करेंगे, उससे ऊपर है फिर 132 केवी यूज करेंगे, उससे ऊपर है 400 केवी यूज करेंगे, ठीक है ना। लेंथ एंड पावर टू बी ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड, वो क्या डिसाइड करेगा, वो हमारी वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारी डिसाइड करेगा कितनी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जहाँ और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। अब पूछेंगे कोई बाय बंडल कंडक्टर यूज, बंडल कंडक्टर यूज करने के फायदे क्या है कि हमारी सर्ज इंपीडेंस कम हो जाती है। सर्ज इंपीडेंस क्या होती है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। तो सर्ज इंपीडेंस किसके बराबर होती है, जो होती है √L/C, L क्या आगे इंडक्टेंस, C आगे कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ये हमारी सर्ज इंपीडेंस रिड्यूस हो जाती है जब हम बंडल कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, हमारी इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाती है और कैपेसिटेंस इसमें इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होता नहीं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो रेडियो इंटरफेरेंस भी रिड्यूस हो जाती है जब हम बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। और क्या है, GMR जो है इंक्रीज हो जाता है हमारा, जब हम इंडक्टेंस निकालते हैं तो GMR उसके अंदर यूज करते हैं तो GMR हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो उसकी इंडक्टेंस है वो भी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी यूज बंडल कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन टॉपिक थे जो उसमें थे। अब हम बात करेंगे AC और DC में क्या है, AC और DC क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या डिफरेंसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं DC ट्रांसमिशन, ठीक है। DC ट्रांसमिशन में कितने कंडक्टर चाहिए, हमें 2 कंडक्टर चाहिए, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सिंगल कंडक्टर से भी DC ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने कंडक्टर चाहिए, सिंगल कंडक्टर यूज करते हैं, 2 कंडक्टर यूज करते हैं। दो सिंगल कंडक्टर कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर यूजिंग अर्थ एज ए रिटर्निंग कंडक्टर, ठीक है ना। तो अर्थ को हम रिटर्निंग कंडक्टर यूज करें तो सिंगल कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। DC में और AC में कितने चाहिए हमें कंडक्टर, AC में हमें 3 चाहिए कंडक्टर, जहाँ पे 4 कंडक्टर चाहिए पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना। पहले डिफरेंस हमारा ये आ गया। दूसरा क्या है कि DC के अंदर स्किन इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर फुल हम कंडक्टर का जो एरिया है फुल यूटिलाइज करते हैं। और क्या है, इसमें कोरोना जो है लेस होता है हमारा DC में कितना कोरोना है, कोरोना लेस होता है, बहुत कम होता है हमारा। फिर आएगा पोटेंशियल स्ट्रेस, जो इंसुलेशन है हमें जो DC में इंसुलेशन चाहिए वो कम चाहिए एज कम्पेयर टू AC, ठीक है ना। तो वो कितनी कम चाहिए, 1/√2 टाइम्स टू दैट ऑफ AC, 1/√2 टाइम्स, ठीक है ना। तो उससे कम AC से कम चाहिए, क्योंकि AC में क्या है, पीक वेलोसिटी क्या है, √3 होता है, ठीक है उसमें AC में। क्योंकि DC अगर हमारी ऐसे जा रही है तो AC हमारी AC की जो पीक है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू DC। तो हमें पोटेंशियल, हमें इंसुलेशन ज़्यादा किसमें चाहिए, AC में इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू DC, ठीक है ना। अब क्या है, क्योंकि ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसके अंदर DC में इंडक्टेंस भी नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल क्या होगी नहीं, और कैपेसिटेंस भी हमारी होगी नहीं। तो जब इंडक्टेंस भी नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है, तो हमारा चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा किसमें, DC लाइन में, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम ऑफ चार्जिंग करंट, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इसमें DC में बेटर होती है। फिर और DC में कुछ कमियां भी हैं। कमियां कौन सी है, ट्रांसफार्मर हम DC में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम DC में क्या यूज करेंगे, हम DC में चॉपर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। बूस्टर यूज करेंगे। तो वो क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ट्रांसफार्मर क्या है हमारा प्रैक्टिकल डिवाइस है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते हम DC में, वो सिर्फ AC में यूज होगा। तो सबसे बड़ा फायदा AC का यही है कि हम ट्रांसफार्मर कैन बी यूज फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ी सी AC में कम होगी एज कम्पेयर टू DC में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी है। तो
तो डीसी में हमें किस किस की एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत है, हमें मर्करी आर्क रेक्टिफायर की जरूरत है डीसी में, डीसी ट्रांसमिशन में, ठीक है ना। मर्करी आर्क रेक्टिफायर की जरूरत है, मर्करी आर्क इन्वर्टर की जरूरत है हमें। कई बार थायरोट्रॉन रेक्टिफायर भी हमें चाहिए होते हैं, थायरोट्रॉन इन्वर्टर भी चाहिए होते हैं हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं और हाई हैवी पावर हैंडल कर सकते हैं ये पावर ट्रांसमिशन में। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्या है, सर्किट ब्रेकर फॉर डीसी इज़ वेरी कॉस्टली। सर्किट ब्रेकर जो है डीसी में जो सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है वो थोड़ा डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग रहती है उसकी, और वो कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि जो हमारा एसी में क्या रहता है, जीरो जीरो जो वोल्टेज है हमारा एक टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल छोटे से मिली सेकंड के लिए जीरो में आता है, तो जिस दौरान हमारी जो है आर्क रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, तो जो है आर्क जो हमारी एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है ना, हमारी आर्क। तो लेकिन डीसी में ऐसा कुछ है नहीं, डीसी क्योंकि ऐसे चलती है बिल्कुल ऊपर, तो उसके अंदर जीरो कभी आती नहीं है, तो उसके लिए फिर सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और महंगा हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसमें। और दूसरा क्या है, डीसी ट्रांसमिशन हमारी महंगी होती है एज कम्पेयर टू एसी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स लाइक रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स, सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा डीसी हमारी सी हो जाती है। लेकिन डीसी का फायदा क्या है, डीसी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री 50 हर्ट्ज पे काम कर रही है, दूसरी कंट्री 60 हर्ट्ज पे काम कर रही है पावर सिस्टम में, उन दोनों को इंटरकनेक्शन यूज़ करने के लिए या पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम वहाँ पे हम डीसी ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ्रिक्वेंसी जीरो करके हम आपस में जीरो फ्रिक्वेंसी पे वोल्टेज और पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डीसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन क्या है, एसी ट्रांसमिशन जहाँ पे सिंगल फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे हम एसी ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एसी ट्रांसमिशन के जो सब स्टेशन है वो क्या होंगे, सस्ते होंगे एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन। तो एसी ट्रांसमिशन के सर्किट ब्रेकर भी सस्ते होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी एसी और डीसी के बारे में। तो और बाकी दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, वो देखेंगे हम, एसी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।